गैलीलियो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर, वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। गैलीलियो ने अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए और उन्हें फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। गैलीलियो का जन्म फरवरी 1564 को इटली के एक शहर पिसा में हुआ था। हालांकि गैलीलियो का मन एक कैथोलिक पादरी बनने का था, लेकिन उनके पिता के कहने पर उन्होंने 1580 में मेडिकल की डिग्री के लिए पिसा के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। गैलीलियो के पिता ने उसे जानबूझकर मैथमेटिक्स से दूर रखा, क्योंकि एक डॉक्टर उस समय एक मैथमेटिशियन की तुलना में ज्यादा कमाता था। लेकिन एक दिन गलती से ज्योमेट्री की क्लास अटेंड करने के बाद उन्होंने अपने पिता से बात की और मेडिसिन की बजाय मैथ्स और साइंस पढ़ने लगे। 1589 में उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की और पिसा यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे। कुछ साल बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में पढ़ाने लगे, जहां उन्होंने अगले 18 साल तक ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया। इस अवधि के दौरान गैलीलियो ने विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजें की। गैलीलियो ने सबसे पहले एक बेसिक थर्मामीटर बनाया। यह थर्मामीटर मरकरी के बजाय हवा का इस्तेमाल करता था। हालांकि यह थर्मामीटर बहुत एक्यूरेट नहीं था, लेकिन उस समय के हिसाब से यह एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद गैलीलियो ने तोपों को चलाने वाले गनर और सर्वेयर द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंपास को भी और बेहतर कर दिया, जिसकी वजह से तोप चलाने वाले गनर को सही ढंग से तोप से निशाना लगाना और विभिन्न आकारों और सामग्रियों से बनने वाले तोपों के गोलों के लिए कितना बारूद लगेगा, इसे कैलकुलेट करने में आसानी होने लगी। गैलीलियो को मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन में गहरी रुचि थी। 1609 में गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप बनाया जो दूर की चीजों का आकार 3 गुना बढ़ा के दिखाता था। बाद में गैलीलियो ने इसमें सुधार किया और टेलीस्कोप की पावर 3 गुना से बढ़ के 30 गुना कर दी। इसके बाद गैलीलियो ने इन टेलीस्कोप का प्रदर्शन वेनिस के सांसदों के सामने किया, जिन्हें टेलीस्कोप जहाज चलाने वाले व्यापारियों के लिए बहुत उपयोगी लगा। जल्द ही गैलीलियो ने टेलीस्कोप को व्यापारियों को बेचना शुरू कर दिया, जो एक तरह से गैलीलियो के लिए साइड बिजनेस बन गया, जिससे गैलीलियो ने बहुत प्रॉफिट कमाया। नवंबर 1609 में गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप चंद्रमा की ओर किया और उसका अध्ययन करना शुरू किया। उसने अनुमान लगाया कि चंद्रमा पे बने धब्बे चंद्रमा पर ऊंचे पर्वत और गहरी घाटी के होने के कारण हैं। अपने अध्ययन में उन्होंने पहाड़ियों की ऊंचाई का आकलन करते हुए चांद की सतह का टोपोग्राफिकल चार्ट भी बनाया। जनवरी 1610 को गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से 3 स्थिर तारों का अध्ययन किया। कुछ ही दिनों के भीतर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये तीनों तारे जुपिटर की परिक्रमा कर रहे हैं, और इस प्रकार गैलीलियो ने जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं में से 3 की खोज की। गैलीलियो की जुपिटर के उपग्रहों की खोज ने उस समय की एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि उस समय एस्ट्रोनॉमी के सिद्धांतों के हिसाब से सभी तारे और ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, और कई एस्ट्रोनॉमर और फिलोसोफर ने शुरू में यह मानने से इनकार कर दिया कि गैलीलियो ऐसी कोई चीज की खोज कर सकता है। लेकिन गैलीलियो के हिसाब से पृथ्वी दुनिया का केंद्र नहीं है और सभी तारे और ग्रह पृथ्वी के बजाय सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। गैलीलियो की नई थ्योरी ने उसका चर्च के साथ टकराव शुरू कर दिया। चर्च के साथ गैलीलियो के संघर्ष के समय अधिकांश शिक्षित लोग इस दृष्टिकोण को मानते थे, जिसके हिसाब से पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी तारे और ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते थे। चर्च ने धार्मिक और वैज्ञानिक आपत्तियों का हवाला देते हुए गैलीलियो की थ्योरी का विरोध किया, जिसके बाद गैलीलियो अपने और अपने विचारों की रक्षा करने के लिए रोम गया। फरवरी 1616 में जांच आयोग ने कहा कि गैलीलियो की थ्योरी स्पष्ट रूप से क्रिश्चियन बाइबल के उलट बात करती है, इसलिए ये थ्योरी मूर्खतापूर्ण और बेतुकी है। इसके बाद जांच आयोग ने गैलीलियो को चर्च में बुलाया और उसे अपनी थ्योरी छोड़ने का आदेश दिया। गैलीलियो भी विवादों से दूर रहना चाहता था, इसलिए कई वर्षों तक उन्होंने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा। इसके कई साल बाद 1623 में पोप अर्बन VIII चर्च के नए पोप बने और गैलीलियो ने फिर से इस विषय में बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे नए पोप का समर्थन प्राप्त था। धीरे धीरे गैलीलियो की हिम्मत और बढ़ती गई और कुछ साल बाद 1632 में उन्होंने एक किताब लिखी, जिसका नाम डायलॉग कंसर्निंग 2 चीफ वर्ल्ड सिस्टम था, जो 1632 में प्रकाशित हुई। अपनी किताब में उन्होंने इस धारणा में बहुत सारी गलतियां दिखाई थी, जिसके हिसाब से पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी।
इस किताब के कारण गैलीलियो के सबसे बड़े और शक्तिशाली समर्थक पोप भी उनसे नाराज हो गए और उन्हें उनके किताब का बचाव करने के लिए रोम बुलाया गया। जांच के बाद चर्च ने उन्हें कारावास की सजा सुनाई, लेकिन अगले ही दिन उनकी कारावास की सजा को हाउस अरेस्ट में बदल दिया गया। इसके बाद गैलीलियो ने अपनी बाकी बची जिंदगी अपने ही घर में बंद रह के बिताई। अपने हाउस अरेस्ट के दौरान गैलीलियो ने अपने पिछले 40 साल से साइंस में किए गए कामों को संक्षेप में एक पुस्तक टू न्यू साइंसेस में लिखा। इसमें उन्होंने 2 नई साइंस के विषयों के बारे में लिखा, जिन्हें आजकल काइनेमैटिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहा जाता है। बाद में इस पुस्तक की अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत प्रशंसा की थी। गैलीलियो के सिद्धांत और प्रयोग बाद में सर आइजैक न्यूटन द्वारा विकसित किए गए लॉ ऑफ मोशन की बुनियाद बने। एक एक्सपेरिमेंट में तो गैलीलियो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा पे चढ़ गए और वहां से 2 अलग वजन की बॉल फेंकी और ये प्रूफ किया कि दोनों बॉलें एक ही समय पे जमीन पे पहुंचेंगी, चाहे उनका वजन कुछ भी हो। अपनी किताबों में गैलीलियो ने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को भी सामने रखा, जिसके हिसाब से किसी भी प्रणाली में फिजिक्स के नियम समान होते हैं, चाहे उसकी गति या दिशा कुछ भी हो। इसलिए कोई भी चीज पूर्ण गति या पूर्ण आराम में नहीं होती। इस प्रिंसिपल ने न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन और आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बुनियादी ढांचा प्रदान किया। यह कम ही लोग जानते हैं कि गैलीलियो साउंड की फ्रीक्वेंसी को समझने वाले पहले व्यक्ति थे। गैलीलियो ने 1641 तक काम करना जारी रखा, लेकिन तेज बुखार के कारण जनवरी 1642 में 77 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। गैलीलियो शायद किसी और की तुलना में आधुनिक विज्ञान के जन्म के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं और बाद में 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कह के सम्मानित भी किया था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।